नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी पारस लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है दास। आज फिर मालिक ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा है कि उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। पीठ पर तो बेल्ट के निशान अपना स्थायी रूप लेने लगे थे। उसे लगने लगा था कि ये दाग अब जन्मजात दाग की भांति उसके शरीर पर जगह बना चुके हैं, जिन्हें मिटाना अब उसके बस में नहीं। दिन के 18 घंटे तक लगातार काम करना और भोजन के नाम पर दिन में 2 बार जूठी प्लेटों का बचा हुआ भोजन मिलना, आखिर शरीर कब तक साथ देता। न नींद पूरी होती, न भूख संतुष्ट होती। उस पर मालिक बात बात पर दिए जाने वाले ताने से उसे घायल करता रहता। जिंदगी हर तरीके से उसे बोझ लगने लगी थी। हाँ, बोझ ही तो थी। माँ की बीमारी के इलाज के लिए ऑपरेशन की जरूरत थी और उसके लिए पिता को चाहिए थे पूरे 10,000 रुपए। इन्हीं 10,000 रुपयों के एवज सूरज के पिता ने उसे गांव के ठेकेदार के हवाले कर दिया था। पूरे 5 वर्षों तक उस ठेकेदार ने सूरज से जमकर मजदूरी कराई, पर न पिता का कर्ज पूरा हुआ और न ब्याज, बल्कि दोनों राशियां प्रतिवर्ष उसके दुखों की भांति बड़ी होती चली गई। 5 वर्ष से वह 8 वर्ष के बालक के बदले 13 वर्षीय किशोर बन गया था। अब काम का बोझ, मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर उसने वहां से भागने का निश्चय किया। एक रात उसे वह मौका मिल भी गया। रात को खाना खाने के बाद वह सोने की तैयारी कर ही रहा था कि मालिक की आवाज सुनाई दी, चल इधर आ, मेरे पैर दबा। मालिक की बात का कोई जवाब न देते हुए वह चुपचाप उसकी चारपाई के पैदाने बैठकर उनके पैर दबाने लगा। मालिक उस रात नशे में था और इस वजह से उसे सूरज को कमरे में बंद करने की याद न रही। थोड़ी देर तक पैर दबाने के बाद जब मालिक सोने लगा तो वह नजर बचाकर वहां से भाग निकला। पैरों में आवाज न हो इसलिए उसने चप्पल भी वहीं छोड़ दिए और न जाने कितनी देर तक बिना अपने कदमों को विराम दिए वह रात के अंधेरे में भागता ही रहा। काफी दूर निकल जाने पर जब उसका शरीर थकान से चूर चूर हो गया तो वहीं पास के एक कच्चे चबूतरे पर लेट गया और पहचान छुपाने के लिए सूखी मिट्टी चेहरे पर पोतकर सो गया। सुबह अपने आप नींद खुलने पर स्वयं को लोगों से घिरा पाया। प्रश्नवाचक मुद्रा से सब उसे देख रहे थे। लोगों की भीड़ देखकर कुछ छड़ता हुआ ठिठका, परंतु शीघ्र ही अपनी घबराहट पर काबू पाकर अपना परिचय दिया। भीड़ में खड़े एक सज्जन ने बताया कि वह एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो गरीब और अनाथ बच्चों की सहायता करते हैं और उनको संरक्षण देते हैं। वह उसे साथ ले जाने के लिए तैयार थे, परंतु सूरज ने साफ इनकार कर दिया। उसे स्पष्ट रूप से कहा था कि वह दोबारा उस नरक में नहीं जाना चाहता जिससे निकलने में उसे 5 वर्ष का समय लग गया। उठकर जाने का प्रयास करने लगा पर उसे चक्कर आ गया और वह वहीं बैठ गया। उसने ध्यान से देखा तो ज्यादा देर भागने की वजह से उसके पैर जख्मी हो गए थे और सूजन आ जाने के कारण काफी दर्द का अनुभव हो रहा था। उस सज्जन ने उसकी यह हालत देखी तो पास के होटल से उसके खाने के लिए कुछ सामान लाए और पानी की एक बोतल दी। नाश्ता करने के बाद उसे कुछ अच्छा अनुभव हुआ और उन सज्जन पर उसे थोड़ा विश्वास भी हो गया। उन्होंने अपने पास रखे बॉक्स से कुछ दवा और पट्टी निकाली और उसके पैरों में बांधी। उन सज्जन का नाम देवराज मांझी था। सूरज उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब तक उसके चेहरे पर लगी मिट्टी साफ हो चुकी थी और वह पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहा था। देवराज उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर बाल संरक्षण गृह ले गए। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने सूरज का स्वागत किया और उसके जीवन में घटित घटनाओं को ध्यानपूर्वक सुना। उसके पिता का पता पूछकर उसे उसके घर भेजने का निश्चय किया, परंतु अपने घर का सही पता भूल चुका था। कुछ दिन वहां रहने की इच्छा जताने पर उन लोगों ने उसे वहां आश्रय दिया। अंदर कई कमरों की बनी बिल्डिंग में उसे वहां अपने जैसे कई साथी मिले जो विषम परिस्थितियों की वजह से वहां पहुंचे थे। सूरज की गणित विषय में बहुत रुचि थी और हिंदी भाषा का भी उसे ज्ञान था। होटल में दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसने अपने अंदर से पढ़ने की इच्छा को खत्म नहीं किया था। होटल में आने वाले समाचार पत्र को वह मालिक की नजरों से बचाकर बड़े ध्यान से पढ़ता था। छोटी उम्र में ही मजदूरी करने के कारण वह 4th कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाया, परंतु हिंदी पढ़ने में उसे ज्यादा असुविधा नहीं होती थी। एक रात्रि भोजन के पश्चात अपने साथियों के साथ वह समय बिता रहा था और खेल खेल में वह पास रखे समाचार पत्र को उठाकर समाचार वाचक की भांति पढ़ने का अभिनय करने लगा। उसके अभिनय को देखकर सभी साथी खुश होकर ताली बजाने लगे। अब तो अक्सर ही वह समाचार पत्र को अपने साथियों के बीच समाचार वाचक की तरह पढ़कर सुनाने लगता। एक बार देवराज जी उधर से उसे ऐसा करते हुए देखे तो इस हुनर से उनको बड़ा अच्छा लगा। एक हफ्ते बाद बाल संरक्षण गृह पर एक सालाना जलसा था। उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने पूरे 1 पन्ने का लेख उसे सौंपते हुए उसे पढ़ने का इशारा किया। सूरज ने बड़ी अच्छी अभिनय शैली के साथ न सिर्फ उसको पढ़ा बल्कि अपना प्रभाव सब पर छोड़ने में वह कामयाब भी रहा। देवराज ने उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित भी किया। जलसे वाले दिन मंच पर उसे वही सब बोलना था जो उस लेख में था। मंत्री जी मंचासीन थे। समस्त जनप्रतिनिधियों के समक्ष उसने बड़ी निडरता और कुशलता से अपने शब्दों को कहा। मंत्री जी उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उसकी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा का भार स्वयं लेते हुए उसका उत्साहवर्धन किया। सूरज के सपनों को तो जैसे पंख लग गए। अब उसमें जीने की इच्छा प्रबल हो उठी।
बाल संरक्षण गृह में रहकर उसने पढ़ाई जारी रखने का निश्चय किया और अपने जेब खर्च के लिए उसने वहीं की रसोई में काम करने की इच्छा जताई। मुख्य अधिकारी द्वारा कुछ रुपए महीने के मेहनताने के रूप में देने की इजाजत के साथ उसे जीवन की एक नई यात्रा को प्रारंभ किया। अपने संरक्षण गृह में प्रचार प्रसार हेतु एवं अपने जैसे गरीब अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए उसने प्रयास आरंभ कर दिए। काम और पढ़ाई से बचे हुए समय से वह अपने बच्चों को ट्यूशन देता और रसोई में भी सहयोग करता था। धीरे धीरे उसने पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करवाने आरंभ कर दिए। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और कटु अनुभवों की सच्चाई से ओतप्रोत थी, सो जनमानस के हृदय को स्पर्श करने में सक्षम थी। समय बीतने के साथ उसकी पहचान बढ़ने लगी। अब तो सामाजिक समस्याओं के मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान खींचने के लिए, मंच पर अपने विचार रखने के लिए उसने अपना कार्य आरंभ कर दिया था। उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी और वह अब अपने संरक्षण गृह का मुख्य प्रतिनिधि बन चुका था। एक शहर से दूसरे शहर में लोकप्रियता बढ़ने से अब उसके हमरू नवयुवक उसे अपना हीरो मानने लगे। लेख और फिर पत्रकारों द्वारा उसका इंटरव्यू लेने से उसकी छवि लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। समय अपनी गति से चलता रहा और 13 वर्षीय किशोर अब 20 वर्ष का नवयुवक बन चुका था। सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति से उसकी शिक्षा अबाध्य रूप से पूर्ण हो चुकी थी। शिक्षा के साथ साथ वह अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था। अपने हम युवाओं की जोश दिलाने के लिए उसने छोटी छोटी प्रोत्साहन कक्षाएं लेनी शुरू की, जिसमें नशे की चपेट में आए हुए युवक युवतियां, असफलता की आशंका से ग्रसित, डिप्रेशन से भरे युवाओं के लिए वह एक सहारा बनकर उभरने लगा। अपने आसपास के जिले में भी उसने बाल संरक्षण घर की स्थापना करवाई और उसके लिए फंड के लिए सरकार से मदद लेने का प्रयास किया। अपने आत्मबल, मिलनसार, संवेदनशील व्यक्तित्व की बदौलत वह दूसरों की जिंदगी संवारने के साथ साथ अपने जीवन में भी निरंतर सफलता अर्जित कर रहा था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे उसे माँ की याद आ गई और अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा प्रबल हुई। अपने 2 मित्रों को लेकर वह अपने गांव निकल पड़ा। मन में तरह तरह के विचार और बचपन की धुंधली यादों से उसका मन विचलित था। चूंकि बहुत ही छोटी उम्र में उसने अपना घर और गांव छोड़ा था, अतः दिमाग पर बहुत जोर देने पर भी गांव का नाम ही याद आया। उस गांव को जाने वाली बस में बैठकर वह मित्रों सहित वहां पहुंचा तो बस से उतरते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर बस स्टॉप के समीप बनी चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगा। चाय की चुस्कियों के साथ उसने अपने पिता का नाम लेकर उस चाय वाले से उनके बारे में पूछा। आश्चर्य मिश्रित भावों और प्रश्नवाचक नजरों से उस चाय वाले ने सूरज की ओर देखा और बड़े निराशाजनक शब्दों में कहा, भगवान किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा दुर्भाग्य न दे। वह बेचारा रजनीश, जो कि सूरज के पिता थे, अपने दुर्भाग्य का मारा न जाने कब तक दुखों को सहता रहेगा। अपनी पत्नी के इलाज के लिए उसने अपने बच्चे को ठेकेदार के पास गिरवी रखकर रुपए उधार लिए, यह सोचकर कि अपनी पत्नी का इलाज करवाएगा और फिर मेहनत मजदूरी करके अपना बेटा वापस ले आएगा। परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी तो बीमारी से मरी ही, उसका बेटा भी न जाने कहाँ चला गया। तब से आज तक वह उसे खोजता ढूंढ रहा है। इस सदमे से उसका दिमागी संतुलन भी खराब हो गया है। अब तो गांव में हर 7-8 साल के बच्चे को रोककर वह अपने बेटे के बारे में पूछता है। बच्चे भी उसको पागल चाचा कहकर पुकारते हैं। सूरज का मन इन बातों को सुनकर बड़ा व्यथित हुआ। वह उनसे अविलंब मिलने को आतुर हो उठा और दुकानदार द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़ा। उसकी यह स्थिति देखकर चाय वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वह उससे कुछ प्रश्न न कर सका। आगे आगे सूरज और पीछे उसके दोनों मित्र चले जा रहे थे। लगभग 15 मिनट पैदल चलते हुए उन्हें रास्ते में एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसके नीचे कुछ बच्चे खेलते मिले। गौर से देखने पर पता चला कि वे बच्चे एक व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए हैं और वह व्यक्ति हर बच्चे से कुछ पूछ रहा है और जवाब मिलने पर इधर उधर देखने लगता। बच्चे उसकी इस हरकत पर ताली बजाकर हंस रहे थे। उन तीनों के नजदीक पहुंचने पर वह व्यक्ति सूरज के समक्ष आकर उसी का नाम लेकर उसके बारे में पूछने लगा। बच्चे पागल चाचा कहकर चिल्ला रहे थे। सूरज उन्हें देखते ही पहचान गया और जोर से उन्हें गले लगा लिया। न जाने ऐसा क्या प्रभाव था उसके स्पर्श में, वह पागल चाचा गले लगते ही रोने लगे। मानसिक दशा खराब हो जाने के कारण वह उसे पहचान नहीं पाए, परंतु अपने खून के स्पर्श से कहीं न कहीं आश्वस्त हो गए थे। तभी तो कुछ क्षणों तक वह बिना किसी हरकत के उसके सानिध्य में खड़े रहे। सूरज ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उचित चेहरे पर पड़ी धूल को साफ किया और उसी पीपल के पेड़ के नीचे बने मिट्टी के चबूतरे पर बिठा दिया। बच्चे अब तक यह सब देख रहे थे। उनमें से कुछ ने भागकर गांव वालों को यह बात बताई। पूरे 12 वर्ष के बाद सूरज अपने गांव लौटा था। वह भी बालक से युवा हो गया था, परंतु उसके पिता के करीबी मित्र मातादीन चाचा ने उसे पहचान लिया। अपना परिचय देकर उन्होंने सूरज को गले लगाया तो सूरज ने उनके पैर छूने से स्वयं को न रोका। उन्होंने बताया कि गांव वालों एक पढ़े लिखे व्यक्ति को गांव का प्रधान चुना, इसीलिए इस ग्राम प्रधान ने एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा इस गांव के लोगों को उस क्रूर ठेकेदार के चंगुल से छुड़ाया। रज्जो तो बेचारा
तुम्हारी याद में रो रो कर पागल हो गया। चाचा मेरी एक बहन भी थी, वह कहाँ है? सूरज ने उनसे पूछा तो वह उसे लेकर घर की ओर चल दिए। अपने पिता के हाथ को मजबूती से थामे सूरज चाचा के साथ चल पड़ा। लगभग 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद सूरज को सामने एक छप्पर से ढका कच्चा मकान दिखाई दिया। उसे देखते ही सूरज को अपने बचपन की यादें धीरे धीरे ताजा होने लगी। यह वही घर था जिसके दरवाजे पर मिट्टी के खिलौने बनाता था। चाचा की आवाज देने पर एक 14-15 साल की लड़की बाहर आई जो हाथ में कुछ सामान लिए थी। अपने पिता का हाथ एक लड़के के हाथ में देखकर वह डर गई। उसे इस बात की शंका हो गई कि कहीं पिता ने उसे कोई हानि तो नहीं पहुंचा दी। वह दौड़कर अपने पिता के पास आई और दुपट्टे से उनके माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछने लगी। सूरज ने उसे देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो वह शंकित होकर एक कदम पीछे हट गई। सूरज ने उसकी ओर मुस्कुरा कर कहा, चाचा मुन्नी तो बड़ी हो गई। चाचा ने मुन्नी की ओर देखकर कहा, बेटी यह तुम्हारे बड़े भैया हैं, डरो नहीं, अब तुम अकेली नहीं हो। मुन्नी ने सूरज की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखा तो चाचा ने उसको पिछली पूरी कहानी सुनाई। मुन्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने भाई के समीप जाकर रोने लगी। कुछ क्षण पश्चात अपने पिता और भाई को घर के अंदर ले गई और घर की स्थिति देखकर सूरज का मन विचलित हो गया। घर में खाने के नाम पर थोड़ा सा अनाज और गृहस्थी के नाम पर थोड़े बर्तन थे। जाने कैसे काम चलता है तुम्हारा? सूरज ने अपनी बहन से पूछा। पिता की ओर देखकर मुन्नी ने कहा, बापू की ऐसी हालत के बाद खेतों में मेहनत मजदूरी करके इस घर को चला रही हूँ। बस दोनों समय रोटी का जुगाड़ हो जाता है, बाकी प्रधान जी कभी कभी मदद कर देते हैं। सूरज ने अपनी बहन से अपने साथ शहर चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। इस समय तक सूरज के साथ आए मित्र पास की दुकान से खाने का कुछ सामान लेकर आ गए थे जिसे सब लोगों ने मिलकर खाया। पिताजी का आला शहर में करवाने की बात समझाने पर मुन्नी भैया के साथ चलने को तैयार हो गई। अपने घर में 2-3 दिन रुकने के बाद सूरज बहन और पिता को लेकर अपने मित्रों के साथ उसी बाल संरक्षण गृह में आ गया। बहन की शिक्षा का जिम्मा भी अब उसके कंधों पर था। लगभग 6 महीने शहर में इलाज के बाद सूरज के पिता की मानसिक दशा कुछ ठीक हुई तो उन्होंने गांव जाने की इच्छा प्रकट की। उनके बार बार अनुरोध करने पर सूरज उन्हें गांव की ओर लेकर चल दिया और साथ ही अपने घर की मरम्मत करने का निश्चय किया। परंतु घर में पहुंचते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसका घर अब पहले से ही मरम्मत होने के बाद ठीक हो गया था। 2 पक्के कमरे और पास में बनाए शौचालय इस बात की गवाही दे रहा था कि यह काम किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने किया है। घर के पास पहुंचते ही माता दीन चाचा ने उसे उसके घर की चाबी दी और पूछने पर कि यह सब किसने किया है तो उन्होंने पीछे की तरफ इशारा किया। सूरज ने पलटकर देखा तो देवराज जी ग्राम प्रधान जी के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। सूरज ने इतना सब करने के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहा तो ग्राम प्रधान जी ने कहा, देवराज जी सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। एक दास बनकर भी तूने परिस्थितियों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया और अपने संघर्षों से इतना अच्छा मुकाम हासिल करके हमारे गांव का मान बढ़ाया है। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने इस गांव के सपूत को परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी को स्वयं उठाऊं? जाओ और इस समाज में संदेश दो कि अब हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ दास्ता की कोई जगह नहीं। अपने जैसे मजलूम कमजोर वर्ग के लोगों का सहारा बनो और अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बनकर समाज का उत्थान करो। यह गांव और इस गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं संकल्प लेता हूँ। हर दास को उसकी दास्ता से मुक्त कराने का तुम बीड़ा उठाओ। वहां उपस्थित सभी लोग ग्राम प्रधान और सूरज की जय जयकार कर रहे थे। आश्वस्त होने पर सूरज मन ही मन समाज को दास प्रथा का अस्तित्व मिटाने का पक्का संकल्प लेकर अपने अगले पड़ाव की ओर निकलने की तैयारी कर रहा था। थैंक यू।